मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 71वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज की बात महत्वपूर्ण बात है और मैं आप सभी से निवेदन है कि इस अंक को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने। इसकी शुरुआत मैं पंचतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध कथा से करना चाहूँगा। एक बच्चा बालक अपनी बकरियां अपने गांव के आसपास पहाड़ियों जंगलों में चराया करता था। बैठे बैठे उसका मन नहीं लगता था। एक बार उसके मन में जाने क्या आया और वो चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी चिल्लाहट, उसकी आवाज़ सुनकर, छोटे बच्चे की आवाज़ सुनकर गांव वाले लोग वहां दौड़कर आए उसकी चिंता करते हुए। उनकी चिंता को, सहानुभूति को देखते उस बच्चे को बहुत आनंद आया और वो हंसने लगा। गांव के लोगों ने समझा बालक बुद्धि है, कोई बात नहीं, लौट के चले गए और उसने आए दिन का ये तमाशा बना लिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, झूठा। गांव वाले अक्सर आते रहे, लेकिन उसके लगातार इस प्रकार के अनर्गल झूठ के कारण धीरे धीरे उसकी सहानुभूति, उसकी विश्वसनीयता गांव में कम होती गई। एक बार सच में जब भेड़िया आया, उसकी भेड़ बकरियों को खा गया और वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी विश्वसनीयता खत्म होने के कारण उसको बचाने, उसकी भेड़ बकरियों को बचाने नहीं आया। मित्रों, हमारे देश में भी, हमारे देश के सम्मानित एक विपक्षी लोकसभा के नेता हैं, उन्हें भी बालक बुद्धि पप्पू कहा जाता है। बिल्कुल इसी कथा की पात्र की तरह वह लगातार लंबे समय से आप देख रहे होंगे, भेड़िया आया का झूठा शोर मचाकर कुछ सहानुभूति देश में विदेश में प्राप्त करने का काम करते रहते हैं। इस क्रम में वो ये भी नहीं देखते कि मैं देश में बोल रहा हूँ, चुनावी सभा में बोल रहा हूँ, पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, या विदेशों में जाकर मैं पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रहा हूँ। वह लगातार खटाखट बड़े बड़े भयंकर झूठ बोलकर अपने को बहुत गौरव का अनुभव करते हैं कि देखिए मैंने कैसे लोगों को नीचे दिखाया। मित्रों, इस समय वो अमेरिका में, जब भी वो विदेश जाते हैं, उनकी मुलाकात, उनकी बातें कुछ ना कुछ चर्चा का विषय बनती हैं। और इस क्रम में तो उन्होंने झूठ बोलने के हद ही पार कर दी है। और इस काम में उन्होंने जब भी जाते हैं तो उन्होंने एक ठेका ले रखा है चीन सरकार, चीन देश को महिमा मंडन करने का, उसकी सारी कमियों को दबाने का और उसको अच्छा ही अच्छा बताने का। मैं ये नहीं कह रहा कि चीन में कुछ अच्छा ही नहीं है, अच्छा है, विश्व की दूसरे नंबर की शक्ति है और वह भी हमारे साथ संघर्ष करता हुआ वहाँ तक पहुँचा है। भारत भी अपना लक्ष्य उसका भी है कि वह भी चीन से आगे निकले। लेकिन लगातार जब से 2008 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चीन के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के और सोनिया गांधी जी के समक्ष एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उस करार की क्या शर्तें थीं वह कभी देश के सामने नहीं बताई गई कांग्रेस पार्टी ने। तब से एक अघोषित रूप से उन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है, देश हित का दांव पे लगाकर भी वो चीन के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। और इस क्रम में अमेरिका के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर 100-150 लोगों के समूह के बीच वह चीन की बारे में बता रहे थे कि उसने अपनी बेरोजगारी की दर बिल्कुल खत्म कर ली है, उसने अपनी बेरोजगारी वहाँ बिल्कुल नहीं है। और एक दो देशों का और नाम लिया और उन्होंने इस झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी चीन से बहुत कमतर बताया। भारतवर्ष के बारे में तो खराब बातें करते ही रहते हैं वो। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ का लोकतंत्र खत्म हो चुका। पिछली बार जब वो गए थे तो उन्होंने विदेशों से, विदेशी शक्तियों से आह्वान किया था, आप लोग क्या कर रहे हैं, भारतवर्ष में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये आखिरी चुनाव है, संविधान वहाँ खतरे में। इस तरह की बातें करके वो करते रहते थे। उन्होंने इस बार भी वही करते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। उस चीन के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ बेरोजगारी दर 0, भारतवर्ष में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या, भारतवर्ष में कोई औद्योगिक कोई उन्नति नहीं हो रही और तरह तरह की बातें कहा। जबकि मई 2022 में चीन की सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उसमें 20.8%
उनके देश में बेरोजगारी की बात उन्होंने मानी और इसी क्रम में जुलाई 2022 में ही उनकी ये दर बढ़कर 21.3% हो गई थी। और एक बार तो अनधिकृत रूप से बताया जाता है, मुझे सही जानकारी नहीं, कि 50% भी उनकी 15 अगस्त 2023 में बेरोजगार की दर पाई गई, जिस कारण घबराकर चीन की सरकार ने इस प्रकार के किसी भी आंकड़े को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। वर्तमान स्थिति में भी मित्रों 17% चीन में बेरोजगारी दर है और उसके मुकाबले हमारे भारत देश में 9.2% बेरोजगारी की दर है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन विदेश के अंदर जाकर आप किसी दुश्मन देश के बारे में, जिससे हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है, हमारा प्रतिस्पर्धी है, सन 62 से हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है और जिस कब्जे को मुक्त कराने के लिए वर्तमान सरकार, हमारी सुरक्षा बल अपने प्राणों की आहुति देकर उसको वापस लेने के लिए संघर्षरत हैं, ऐसे देश के समर्थन करने का काम कोई कैसे इतने सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंचा हुआ व्यक्ति कर सकता है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। अपने निजी स्वार्थों में कितना अंधा हो सकता है। उन्होंने विदेश के अंदर जाके भारतवर्ष पर आरोप लगाया कि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो। इस क्रम में उन्होंने सिखों के बारे में कुछ चर्चाएं की। वह संभवतः अपने पिता द्वारा सन 1984 में सिखों के नरसंहार, लोग दंगा कहते हैं, दंगा नहीं था, वह सिखों का नरसंहार था। उस नरसंहार के बाद उनके पिता द्वारा कही वह बात बहुचर्चित कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी पर कुछ उथल पुथल होती है, उस बात पर आवरण डालने का, उसको कवर देने का निश्चित ही प्रयास कर रहे होंगे और सिखों के अंदर अपने लिए कुछ सहानुभूति पैदा करने की बात सोच रहे होंगे। ये इस तरह की अनर्गल बातें उन्होंने लगातार करते हुए अपने देश में तेलुगु, हिंदी, उत्तर दक्षिण भेदभाव और ना जाने कितनी तरह की बातें जिनका कहीं कोई आधार नहीं, विदेशों में जाके कहने का काम किया। वह केवल और केवल चीन के एजेंडे पर चल रहे थे कि बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से, चीन से, बांग्लादेश से उद्योगपति अपने उद्योगों को, भारत की उन्नति को देखते हुए, भारत की वर्तमान भारत सरकार की नीतियों को देखते हुए लगातार अपने उद्योग धंधों को भारतवर्ष में ला रहे हैं। इससे चीन भी घबराया हुआ है, अन्य देश भी घबराए हुए हैं। भारतवर्ष अपनी स्वदेशी उत्पादन को लगातार, चाहे सुरक्षा बलों में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, बढ़ाने का काम करता जा रहा है। इन लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने का काम हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल के इंडी गठबंधन के नेता विदेशों में जाकर करते पाए जा रहे हैं। अभी एक झूठ हम सबने देखा था, भारतवर्ष में उन्होंने बोला था कि मैं मिस इंडिया की लिस्ट देख रहा था, मुझे उसमें अल्पसंख्यक नहीं नजर आया, मुझे उसमें दलित नहीं, मुझे उसमें पिछड़ा नहीं। संभवतः उनको, जिन उनके लोगों ने, यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो उनको ये बोलने को कहा था, उनको जानकारी नहीं थी कि भारतवर्ष की पहली मिस इंडिया अल्पसंख्यक वर्ग से ही चुनी गई थी। और एक आध नहीं, सन 47 के बाद आज तक लगभग बताया जाता है 1 से 1.5 दर्जन की संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग से मिस इंडिया चुनी गई हैं। वह अन्य वर्ग क्षेत्रों से भी चुनी गई है। ये झूठ उनका लगातार पकड़ा गया। लेकिन वही कहते हैं ना, एक कहावत होती है गांव में कि जबर मारे रोन ना दे। बड़े हैं, बड़े परिवार के हैं, वह अपना जन्मजात अधिकार समझते हैं कि हमारे परिवार में प्रधानमंत्री ही पैदा होते हैं, और हुए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अब देश की जनता सचेत हो चुकी है, सजग हो चुकी है, संगठित हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है। अब वह किसी परिवार को नहीं, काम वाले को देखती है, नाम वाले के पीछे नहीं लगती। इन सब चीज़ों से वह निश्चित ही कहीं ना कहीं अपनी नज़रों में उनका आत्मविश्वास डिगा है और वो अपनी नज़रों में गिर चुके हैं।
बुरी तरह गिर चुके हैं। ये जो लगातार उन्होंने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, हम सबने देखा है कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति यदि कहीं बाहर जाता है तो वह कहीं भी दूर हो पास हो अपने परिवार की बुरी बात, अपने मोहल्ले की बुरी बात, अपने गांव की कोई बुरी बात नहीं सुनता है। कहना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करता है। और यदि उसका दुश्मन भी गांव में हो और उसके बारे में कोई पूछे विवाह के संबंध में, उसकी बेटी बेटे के बारे में, भले ही उसमें लाख कमी हो, लेकिन वो नहीं बताता और वो यही कहता नहीं नहीं सब ठीक है, आप करिए। ये होता है हमारे गांव का, हमारे देश का संस्कार कि बाहर हम जाके सब एक हैं। ये महाभारत में भी एक प्रसंग के माध्यम से सिद्ध हुआ है कि जब बाहरी दुश्मन आए तो हम 5 पांडव नहीं, 100 कौरव नहीं, हम 105 हैं। ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। लेकिन इसी क्रम में एक झूठ मैं आपके सामने और उनका प्रस्तुत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS महिलाओं के बहुत विरोधी हैं, महिलाओं को घर में बंद रखते हैं, ये बंद करना चाहते हैं, ये उनको बाहर नहीं निकलना देना चाहते। मित्रों, ये कितना बड़ा झूठ है, ये आप भी अपने गांव स्तर से लेकर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी उसने सबसे पहला काम महिलाओं के नाम खाता बैंक में खुलवाने के किया था। ये वास्तव में बात सही है। इनके समय में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता था कि वो घर से बाहर निकले। पहली बार मैंने देखा कि बैंकों में महिलाओं ने जाकर अपने खाते खुलवाए। पहली बार देखा कि महिलाओं के नाम शौचालय आए, ब्लॉकों में गई और वह शौचालय निर्माण की जो सामग्री है बड़े गर्व के साथ लेकर आई घर और उन्होंने अपने लिए शौचालय का निर्माण कराया। पहली बार हम सब ने देखा कि गैस के कनेक्शन महिलाओं के नाम मिले और वह एजेंसियों पर जाकर अपने लिए कनेक्शन लेने के लिए घर से बाहर निकली। पहली बार हम सब देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह के नाम से कैसे महिलाएं लखपति दीदी के नाम से आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं और शैक्षिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं और उनमें एक अपना आत्मबल भी बढ़ रहा है। वो भीड़ के रूप में आप सब देखते होंगे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गांव से लेकर ब्लॉक तक जा रही हैं, अपने उद्योग धंधे विकसित कर रही हैं। उनके लिए काफी लोन भी बैंक द्वारा दिए जा रहे हैं। मित्रों, ड्रोन द्वारा खेतीबाड़ी में भी उनकी सहभागिता लखपति दीदी के नाम से, ड्रोन दीदी के नाम से बढ़ाई जा रही है। हम सब गांव में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे भारतवर्ष हो। लेकिन शायद हमारे जो बालक बुद्धि शहजादे हैं वो ये समझते हैं कि देश की जनता वही सुनेगी, वही समझेगी जो मैं बोलूँगा और मैं कहूँगा और मेरे लोग कहेंगे। मित्रों, ये हम सबकी समझ में आना चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए वह लगातार पंचतंत्र की कहानी में जो बच्चा था जो लगातार भेड़िया आया और इनको इतनी लज्जा भी नहीं आती कि जिस लोकतंत्र को खत्म होने की बात कर रहे थे, जिस चुनाव आयोग को भ्रष्ट होने की, खराब होने की बात कर रहे थे, उसी के आधार पर इनको आज मुख्य विपक्षी दल के नेता बने हैं और विदेश में जाकर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं कह रहा था कि यदि इसी प्रकार ये भेड़िया आया करते रहे, धीरे धीरे आप सब देखेंगे कि देश की जनता ही नहीं, इनके जो समर्थक हैं उनके मन में भी इनके प्रति सहानुभूति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और लोग समझने लगेंगे कि ये तो बेहद ही अनर्गल अपनी नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको इतना सफेद झूठ बोलते हुए, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं लबार है, इसे शर्म भी लज्जा भी नहीं आती। इसलिए इसकी बातों को क्या ध्यान देना और वास्तव में इनकी पार्टी, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किसी दिन कोई सच में भेड़िया आ गया तो इनको बचाने कोई इस देश के अंदर खड़ा नहीं होगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको ये अंक पसंद आया हो, इसको सुनकर लाइक करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब माइक पर बोलकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।